1971 में मशरकी बंगाल में होने वाले खौफनाक मजालिम के इस्तिस्ना के साथ, जो उन लोगों के खिलाफ किए गए जिन्हें पंजाबी और पठान फौजी अजनबी और कमतर और हिंदू असर वाले समझते थे, पाकिस्तानी रियासत अपने ही लोगों के खिलाफ वाकई बड़े पैमाने पर ज्यादतियां करने के काबिल नहीं रही। या तो इसलिए कि पंजाब और सरहद के मामले में इसके फौजी अपने ही लोगों को मारने पर आमादा नहीं थे, या सिंध और यहां तक कि बलूचिस्तान में इसलिए कि इसे हमेशा आखिर में मुकामी अशराफिया के साथ समझौता करना पड़ा। दर हकीकत पाकिस्तान की फौजी आमारितों के बारे में सबसे ज्यादा हैरान कुन बातों में से एक यह है कि जब अशराफिया के दरमियान इख्तिलाफ राय और तनकीद को दबाने की बात आती है, तो ऐसी आमारितों के तारीखी मेयार के मुताबिक वो कितनी नर्म रही हैं। सिर्फ एक वजीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुट्ठी भर सियासतदानों को पाकिस्तान में फांसी दी गई है, जो कि एक दूसरे के साथ झगड़ों में मारे जाने वालों की तादाद से कहीं कम है। चंद सीनियर सियासतदानों पर तशद्दुद किया गया है। यकीनन गरीब एक अलग मामला है, लेकिन जैसा कि नोट किया गया है वो पुलिस के हाथों पिटते हैं चाहे इक्तिदार में कोई भी हो। शायद पाकिस्तान में सबसे अहम समाजी फर्क यह है जिसे ग्राहम ग्रीन ने तशद्दुद के काबिल तबकात और तशद्दुद के नाकाबिल तबकात कहा था। इस नुक्ता-ए-नज़र को एक हैरानकुन जरिए से हिमायत हासिल है। जैसा कि जनरल मुशर्रफ अपनी याददाश्तों में लिखते हैं, कानून ख्वाह दीवानी हो या फौजी, गरीब हमेशा जुल्म का शिकार होते हैं। और न ही पाकिस्तानी रियासत को मगरबी पाकिस्तान में कभी ऐसे पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ा है जो जवाब में कत्ल-ए-आम को उकसाए, अगरचे ये पठान इलाकों में तालिबान की बगावत से तब्दील हो सकता है जो 2004 में शुरू हुई और 2008 और 9 में जोर पकड़ गई। भारत को बहुत ज्यादा संगीन बगावतों का सामना करना पड़ा है और उसने जवाब में बहुत बड़े पैमाने पर जबर में हिस्सा लिया है। लेकिन भारत की तरह पाकिस्तान में भी रियासत ज्यादातर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की जिम्मेदार नहीं है। यह ऐसी चीज है जिसे खास तौर पर इंसानी हुकूक के गिरोह समझने में मुश्किल महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक जदीद मगरबी तजुर्बे से आते हैं जिसमें जुल्म बुनियादी तौर पर ताकतवर रियासतों की तरफ से आता था। ताहम पाकिस्तान में, जैसा कि भारत में है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भारी अक्सरियत रियासती ताकत से नहीं बल्कि रियासती कमजोरी से आती है। यहां तक कि जब वो रियासती पुलिस अहलकारों की तरफ से किए जाते हैं तो वो हुकूमत के अहकामात पर नहीं होते बल्कि इनफरादी पुलिस वालों या पुलिस के गिरोहों का नतीजा होते हैं जो आबादी को लूटते हैं, जैसा कि उनके आबा व अजदाद सदियों से करते आए हैं। सिंध के अंदरूनी हिस्से में पुलिस चीफ को ले जिसने मुझे बताया, मैं अपने लड़कों को ख्वातीन की असमत दरी करने और लोगों को तशद्दुद से मारने से रोकने की कोशिश करता हूं। इससे आगे आपको हकीकत पसंद होना पड़ेगा। वैसे भी हमें अपना काम आधे तरीके से ठीक करने के लिए लोगों से मजीद रकम इकट्ठी करने की जरूरत होती है। कोई भी संजीदगी से तसव्वुर नहीं कर सकता कि जब पुलिस अपनी तहवील में किसी औरत की असमत दरी करती है या किसी मुश्तबा मुजरिम पर तशद्दुद करती है, तो ये भारत के वजीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह या पाकिस्तान के सदर जरदारी की मर्जी है। उन पर ऐसी ज्यादतियों को रोकने के लिए काफी काम न करने का इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने की उनकी सलाहियत बहुत महदूद है। तो पाकिस्तान, और दर हकीकत जनूबी एशिया और लातीनी अमेरिका का बहुत सा हिस्सा, इस बात का सबूत है कि जमहूरियत अक्सर गैर मुताल्लिक होती है, यहां तक कि इस शोबे में भी जहां हम फितरी तौर पर सोचते हैं कि इससे तमाम फर्क पड़ता है, यानी इंसानी हुकूक। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भारी अक्सरियत पुलिस की तरफ से फ्री लांस बर्बरियत और इस्तेहसाल का मुरकब है जो या तो अपने लिए या मुकामी अशराफिया के लिए काम करते हैं, मुकामी जमींदारों और मालिकों की कार्रवाइयां, और मुकामी बिरादरियों की तरफ से उनके इखलाकी ज़ाब्ते की हकीकी या समझी जाने वाली खिलाफ वर्जियों की सजाएं। गैरत के नाम पर कत्ल में ख्वातीन का कत्ल, खानदानी झगड़ों के तस्फिये में नौजवान लड़कियों को शादी के लिए देना, इज्तिमाई असमत दरी के खौफनाक वाक़ियात जो हालिया बरसों में जुनूबी पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में सज़ा के तौर पर पेश आए हैं, ये खानदानों या मुकामी कबीलों और उनकी इज्तिमाई क़यादत के काम है न कि रियासत के। मुकामी गालिब कबीलों और पुलिस के मजालिम पड़ोसी जमहूरी भारत के बेशतर हिस्से की भी मुकम्मल खुसूसियत हैं। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, यह अगस्त 2009 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में वाज़े तौर पर सामने आया है, बगैर किसी वजह के नहीं, कि पुरानी हिंदुस्तानी में डाकू राज के लिए एक मकबूल इस्तिलाह बादशाही काम थी। इसने न सिर्फ ये जाहिर किया कि आम लोग आमतौर पर डाकुओं और फौजियों में कोई फर्क नहीं देख सकते थे, बल्कि यह कि वो अक्सर जगहें बदल लेते थे। बिला मुआवजा सिपाही डाकू बन गए, कामयाब डाकू फातह फौजों के सिपाही बन गए और उनके लीडर बादशाह बन गए। मियारी मगरबी मॉडल्स के मुताबिक और उनसे अखज़ करदा पाकिस्तानी आइन के मुताबिक इख्तियार इंतखाबात के जरिए खुद मुख्तार अवाम से पैदा होता है और फिर हुकूमत से दर्जा बंदी के ढांचे के जरिए नीचे की तरफ फैलता है, जो ऊपर से आला से अदना हुकूम तक अहकामात मुंतकिल करते हैं, उन कवानीन के मुताबिक जो पार्लियामेंट या कम अज़ कम किसी रस्मी अथॉरिटी ने बनाए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिह अफवाज इस तरीके के दूसरे निस्फ में भी काम करती हैं। बाकी रियासत के लिए कानून और अदलिया और पुलिस के लिए इख्तियार मुसलसल बातचीत का मामला है, जिसमें तशद्दुद या उसकी धमकी अक्सर दोनों तरफ से खेले जाने वाले कार्डों में से एक है।
पाकिस्तानी रियासत की मुज़ाकराती नौयत का खुलासा मेरे लिए एक रिटायर्ड जनरल के एक खौफनाक किस्से में किया गया था, जो 1990 की दहाई में सिंध में डाकू मुखालिफ ऑपरेशंस की कमान के जिम्मेदार थे। एक मातहत ने उस वक्त की हुक्मरान पार्टी के एक पार्लियामेंटेरियन की जागीर पर एक डाकू गैंग का सुराग लगाया था और फौज भेजकर उन्हें पकड़ना चाहता था, जिससे इस्लामाबाद और कराची में हुकूमतों की तरफ से शदीद एहतजाज होता और गालिबन गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई होती। उसके कमांडर ने उसकी बात रद्द कर दी और उसके बजाय मुताल्लिका जमींदार के साथ खुद को लंच पर मदऊ किया। खुशगवार खाने के इख्तिताम पर उसने अपने मेज़बान को एक पर्ची दी और कहा कि वो उसकी मदद के लिए ज़ाती तौर पर ममनून होंगे। अगले दिन 4 डाकुओं को फौज के हवाले किया गया, जमींदार सियासतदान की तरफ से एक पैगाम के साथ कि जनरल उनमें से 2 को गोली मार सकता है, लेकिन क्या वो बराए करम बाकी 2 को अदालतों के सामने चार्ज कर सकता है? मैंने कुछ मध्यम आवाज में पूछा, कोई भी 2? नहीं, उसने कहा कि कौन से 2 को हम गोली मार सकते हैं? शायद उन्होंने उसे किसी तरह नाराज किया था या वो उसके कबीले से नहीं थे। जहां तक बाकी 2 का ताल्लुक है, वो अच्छी तरह जानता था कि उसके असर और रसूख का मतलब है कि अदालतें उन्हें कभी सजा नहीं देंगी और वो चंद महीनों बाद रिहा हो जाएंगे। इस मुल्क में मुजरिमों के हवाले से अदालतें बेकार हैं। अगर मुजरिमों के कोई रवाबित हैं, वो रिश्वत लेते हैं या डरते हैं या दोनों। यही वजह है कि अगर आप वाकई किसी बदमाश से निपटना चाहते हैं तो वाहिद तरीका यह है कि उसे फौरन मार दें। यह एक सख्त मुल्क है और यहाँ चीज़ें ऐसी ही हैं, अफसोस के साथ। रियासत की यह मुज़ाकराती नौयत जमहूरियत के काम करने पर भी लागू होती है, क्योंकि जमहूरियत न सिर्फ लोगों की नुमाइंदा है बल्कि उन तमाम तबकात और गिरोहों और इदारों की भी नुमाइंदा है जिनके जरिए अवामी मर्जी मुनाकिस होती है, यहाँ तक कि आखिरकार उसे मुंतखब इदारों में किसी किस्म का मस्कशुदा अक्स मिल जाए। दूसरे अल्फाज में, जमहूरियत आमतौर पर लोगों या वोटर्स की इतनी अक्कासी नहीं करती जितनी कि किसी भी मुआशरे में समाजी और माशी और सकाफती और सियासी ताकत की तकसीम की। पाकिस्तानी मुआशरे की नौयत और हकीकी जमहूरी तरक्की की कमज़ोरी दीगर चीज़ों के अलावा हकीकी और जदीद और अवामी सियासी जमातों की कमी से ज़ाहिर होती है जिनके अपने पार्टी काको हैं। इन मौज़ूआत पर कुछ वक्त गौर करने से यह बात सामने आनी चाहिए कि पाकिस्तान का इतना मगरबी तजिया निशाना चूक जाता है, क्योंकि वो तवक्को करता है कि कानून और पुलिस जैसे नामों वाले इदारे वैसे ही काम करेंगे जैसे वो मगरिब में काम करने के लिए बने हैं, यानी बातचीत के बजाय उसूलों के मुताबिक। इसी तरह पाकिस्तान में बदउनवानी के बारे में मगरबी ज़बान ये तजवीज़ करती है कि इसे सियासी निज़ाम से काट कर निकाला जा सकता है और निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन जहाँ तक सियासी निज़ाम सरपरस्ती और रिश्तेदारी पर चलता है और बदउनवानी सरपरस्ती और रिश्तेदारी के साथ जुड़ी हुई है, इसे काटने का मतलब पाकिस्तानी मुआशरे को मछली की तरह चीरना होगा। यकीनन ये बिल्कुल वही है जो इस्लामी इनकलाबी करना चाहेंगे। जदीद इस्लामी सियासी गिरोह जागीरदार ज़मींदारों और शहरी मालिकों की ख़ानदानी और सरपरस्ती की सियासत को अपनी जदीद अवामी सियासत के वर्जन से तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक सिर्फ बहुत महदूद कामयाबी के साथ। जमात-ए-इस्लामी के जुज़वी इस्तिस्ना के साथ, इस्लामी सियासी जमातें खुद भी सरपरस्ती के निज़ाम में निगल ली गई हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो वो अब तक गुरिल्ला और दहशतगर्द गिरोहों का एक कदीम मजमुआ है, जो अगर खुद को पेशावर का जिम्मेदार पाएं, लाहौर या कराची तो दूर की बात है, तो वो मुकम्मल तौर पर बौखला जाएंगे। यकीनन वो पाकिस्तानी निज़ाम की वाज़ेह नाइंसाफ़ियों और मज़ालिम और सबसे बढ़कर इंसाफ के निज़ाम से अपनी ताकत का बहुत बड़ा हिस्सा हासिल करते हैं। ये सच है, जैसा कि मैंने कहा है, कि आम पाकिस्तानी खुद इंसाफ की राह में रुकावट डालने की लामतनाही साजिशों का हिस्सा हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो महसूस करते हैं कि इंसाफ के निज़ाम की नौयत को देखते हुए उनके पास कोई चारा नहीं है। रियासत का कानून बहुत से आम लोगों की तरफ से न सिर्फ अमीरों के हक में धांधली ज़दा और नाउम्मीद हद तक सुस्त और बदउनवान और नाकारा महसूस किया जाता है, बल्कि अजनबी भी, मुकामी रवायत के लिए अजनबी, इस्लाम के लिए अजनबी, अजनबी ईसाई हुक्मरानों की तखलीक और अशराफिया की तरफ से अपने फ़ायदे के लिए चलाया जाने वाला। तो जैसा कि यह बाब बयान करेगा, जब आम लोग शरीयत के लिए अपनी अकीदत और तालिबान के लिए अपने एहतराम की बात करते हैं, जब वो शरीयत नाफिज करते हैं, तो इसे ज़रूरी नहीं कि तालिबान के मुकम्मल प्रोग्राम की फ़ौल हिमायत के तौर पर लिया जाए, बल्कि यह आखिरी नबी पर नाजिल होने वाले खुदा के कलाम के हिस्से के तौर पर शरीयत के लिए अकीदत का एक मुरकब है, जिसमें एक ऐसे निज़ाम-ए-इंसाफ की मुबहम तड़प शामिल है जो शायद रियासत के निज़ाम से ज़्यादा खाम हो, लेकिन ये तेज़ तर भी होगा, अशराफिया के हक में कम मुतासिब होगा और लोगों की आंखों के सामने उनकी अपनी ज़बान में चलाया जाएगा। इसके साथ मिला हुआ अशराफिया मुखालिफ अहसास का एक बड़ा हिस्सा है, जो पठान कबायली आबादी के कुछ हिस्सों की नज़र में मुकामी मलिकों और खानों या कबायली मालिकों और मुकामी ज़मींदारों पर तालिबान के हमलों की अवामी कबूलियत को हवा देने में मदद करता है। लेकिन फिर, पठान हमेशा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सकाफती तौर पर मसावात पसंद लोग रहे हैं। दीगर जगहों पर अवाम के दरमियान इस्लाम पसंदों की पेशरफ्त अब तक फ़ौल अवामी हिमायत हासिल करने के मामले में आमतौर पर बहुत महदूद रही है। आज तक उनकी नाकामी की एक अहम वजह पाकिस्तानी मुआशरे के ज़्यादातर हिस्से की गहरी क़दामत पसंद नौयत है,
क्योंकि ज़्यादातर मगरबी तसव्वुरात के बिल्कुल बरअक्स इस्लामी तहरीक अक्सर पसमानदगी पर नहीं बल्कि जुज़वी तौर पर हासिल शुदा जदीदियत पर परवान चढ़ती है। इस तरह गुर्बत और ज़मीन की मिल्कियत के बारे में तमाम माशी शवाहिद के मुताबिक ज़मीनी इस्लाहात की तबलीग करने वाले बुनियाद परस्त इस्लामी गिरोहों को पाकिस्तानी देही इलाकों में फलना फूलना चाहिए था। दर हकीकत वाहिद इलाके जहां उन्हें कोई नुमायां कामयाबी मिली है पठान इलाकों के बाहर, वो हैं जहां फ़िरका वाराना यानी सुन्नी ब मुकाबला शिया या कबाइली अंसुर खेल में आता है। ये जुज़वी तौर पर खानदानी यकजहती की वजह से है, लेकिन इस सादा सी वजह से भी कि देही इलाकों में ऐसी बुनियाद परस्त इस्लामी तहरीक की क़यादत करने वाले वाहिद लोग मुकामी मुल्ला हैं, और वो दर हकीकत मुकामी जागीरदार ज़मींदारों की तरफ से मुंतखब किए जाते हैं जो बिल्कुल भी किसी किस्म की बुनियाद परस्ती की हिमायत नहीं करते, ख़ास तौर पर जिसमें ज़मीनी इस्लाहात शामिल हों। शहरों में चीज़ें ज़्यादा आज़ाद हैं, लेकिन वहाँ भी नीचे से सियासी तहरीक की ज़्यादातर कोशिशें सियासी मालिकों और उनके ज़ेर क़यादत रिश्तेदार गिरोहों की गिरफ्त के साथ साथ मुआशरे की सियासी बेहिसी और मजहबी खतूत पर तकसीम की वजह से दब जाती हैं। दूसरे अल्फाज में, जबकि पाकिस्तानी आबादी में यकीनन बहुत ज़्यादा माशी और समाजी बेचैनी है, बेचैन होना इसके बारे में कुछ करने के काबिल होने जैसा नहीं है। 2009 तक पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में शहरी अवाम की दायमी बेचैनी खुद को नई अवामी तहरीकों के पीछे सियासी तहरीक के तौर पर नहीं बल्कि कभी कभार और बेमकसद फसादा और अमलाक की तबाही में ज़ाहिर करती रहती है, जिसमें सबसे नुमायां वो बसें हैं जिनमें फसादियों को खुद हर रोज़ सफ़र करना पड़ता है। मेयारी मगरबी वर्जन के मुताबिक, जिसके ज़रिए मगरबी रास्ता जदीदियत का वाहिद रास्ता है, पाकिस्तान में कलीदी नज़रियाती जद्द-ओ-जहद मगरब ज़दा जदीदियत बशमूल जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी वगैरह और इस्लामी कदामत पसंदी के दरमियान है। इसे देखने का एक ज़्यादा दुरुस्त तरीका ये होगा कि पाकिस्तान के बेशतर हिस्से को मुख्तलिफ मुआशरों के एक इंतहाई कदामत पसंद और कदीम और यहाँ तक कि कभी कभी काफ़ी जामिद और ऊँघते हुए मजमूए के तौर पर देखा जाए, जिसमें दो जदीदियत पसंद कुव्वतें इसे जगाने के लिए लड़ रही हैं। मगरबी जदीदियत पसंदों के पास आमतौर पर दुनिया में मगरबी मॉडल का वकार और कामयाबी है और बरतानवी हुक्मरानी की मिरास बशमूल जमहूरियत पर एक मुबहम यकीन, लेकिन वो पाकिस्तानी मुआशरे की कदामत पसंद नौयत और अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों के लिए बढ़ती हुई अवामी नफरत दोनों की वजह से माजूर हैं। इस्लामी जदीदियत पसंद एक बहुत ज़्यादा कदीम और गहरी जड़ों वाली रवायत यानी इस्लाम का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी मुआशरे की कदामत पसंद नौयत और पाकिस्तान की इंतहाई तकसीम दर तकसीम और मुस्लिम दुनिया में दीगर जगहों पर उनके प्रोग्राम की नाकामी और इस हकीकत की वजह से माजूर हैं कि पाकिस्तानी अशराफिया की भारी अक्सरियत सकाफती और तबकाती वजूहात की बिना पर उनके मॉडल को मुस्तरद करती है। मगरिब पसंद और इस्लाम पसंद दोनों अपने दरमियान जंग को कयामत खेज देखते हैं और अच्छाई या बुराई की फतह पर खत्म होने वाला। फिर भी यह काफ़ी इम्कान है कि पाकिस्तान दर हकीकत इन दोनों को कंधे उचकाकर झटक देगा, करवट बदलेगा और दोबारा सोने चला जाएगा। दरियाई सिंध पर एक जुआ, ताहम पाकिस्तान ऐसा करने का मुतम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त पाकिस्तान के साथ नहीं है। तवील मुद्दत में पाकिस्तान के लोगों के बारे में सबसे अहम बात यह नहीं है कि वो कौन हैं या वो किस किस्म के मजहब की पैरवी करते हैं, बल्कि यह कि वो जो कोई भी हैं, उनकी तादाद इस ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा है जिसमें वो खुद को पाते हैं और हर वक्त उनमें इजाफा हो रहा है। 2010 में आबादी का तखमीना 18 से 20 करोड़ के दरमियान था, जिससे पाकिस्तान आबादी के लिहाज से ज़मीन पर छठा बड़ा मुल्क बन गया। यह 1998 की मरदमशुमारी में 13 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 1951 की मरदमशुमारी में आज़ादी के 4 साल बाद 3 करोड़ 40 लाख और 1911 की बरतानवी मरदमशुमारी में सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख से बढ़कर आज 100 साल पहले के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। सरकारी तौर पर आबादी में इजाफे की शरह अब 2.2% सालाना है, जो कि एक संगीन कम तखमीना लगता है। पाकिस्तान की इस शरह को ज़्यादा तेज़ी से नीचे लाने में नाकामी रियासत की कमज़ोरी, समाजी कदामत पसंदी, तालीम की कमी, खास तौर पर ख्वातीन में, और मजहबी जमातों की अवामी तासुबात पर खेलने की सलाहियत की अक्कासी करती है। 1950 की दहाई के आखिर में अयूब खान के बाद से किसी भी पाकिस्तानी हुकूमत ने खानदानी मंसूबा बंदी को संजीदगी से फ़रोग देने की हिम्मत नहीं की, और जो कमी वाक़ई हुई है वो समाजी और इक्तिसादी तब्दीली और शहरकारी की वजह से हुई है, न कि रियासती कार्रवाई के ज़रिए। पाकिस्तानी आबादी में नौजवानों का बड़ा हिस्सा बनाने का मतलब यह है कि यह आबादी आने वाले तवील अरसे तक तेज़ी से बढ़ती रहेगी। 2008 में 42% आबादी का तखमीना 14 साल से कम उम्र का था। अगर मौजूदा रुझानत जारी रहे तो 21वीं सदी के वस्त तक वर्ल्ड बैंक के तखमीनों के मुताबिक पाकिस्तान में 33 करोड़ 50 लाख लोग हो सकते हैं। ये पाकिस्तान के दस्तयाब आबी वसाइल के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, जब तक कि पानी के इस्तेमाल की काकदगी को बुनियादी तौर पर बेहतर न किया जाए। अगर पुरानी हिंदुस्तानी मईशत को मानसून पर जुआ कहा जाता था, तो पूरी पाकिस्तानी रियासत को दरिया सिंध पर जुआ कहा जा सकता है, और माहौलियाती तब्दीली का मतलब है कि अगली सदी के दौरान ये बढ़ती हुई मुश्किलात के खिलाफ जुआ हो सकता है। इस इलाके में पानी की मनमानी ताकत का सबूत मुतअद्दिद शहरों की बाकियात से मिलता है,
वादी सिंध की तहजीब के शहरों से शुरू होकर 4000 साल पहले जो या तो इसलिए छोड़ दिए गए क्योंकि दरियाओं ने अपना रास्ता बदल लिया या सैलाब में बह गए, जैसा कि 2010 के अजीम सैलाब में बहुत से कस्बे और देहात बह गए। 240 मिलीमीटर सालाना बारिश की औसत के साथ पाकिस्तान दुनिया की गुंजान आबाद रियासतों में सबसे ज्यादा कुदरती तौर पर खुश्क रियासतों में से एक है। दरियाई सिंध के निज़ाम और उससे निकलने वाली नहरों के बगैर पंजाब का बेशतर हिस्सा, हत्ता कि उसका जुनूबी हिस्सा भी नीम सहरा और झाड़ीदार जंगल होता, जैसा कि यह अंग्रेज़ों के आबपाशी के अजीम मंसूबे शुरू करने से पहले था। यह जाहिर होता है अगर आप मुल्क के ऊपर परवास करें। एक बार जब पंजाब के 5 अजीम दरिया और अफगानिस्तान से बहने वाला दरियाई काठ दरियाई सिंध को अपना खिराज पेश कर देते हैं, तो पंजाब के जुनूबी सिरे और पूरे सिंध में काश्त की जाने वाली ज़मीन की भारी अक्सरियत सिर्फ वही है जिसे दरियाई सिंध से सैराब किया जा सकता है। इन ज़मीनों से परे सब भूरा और पीला और सुरमई है, जिसमें कभी कभार कुदरती चश्मों या ज़्यादा कसरत से ट्यूबवेल्स के जरिए फराहम करदा नखलिस्तान नजर आते हैं। पाकिस्तान का सिर्फ 24% रकबा काश्त किया जाता है, जिसकी बड़ी अक्सरियत इंसान के बनाए हुए आबपाशी के निज़ाम के जरिए है। बाकी चरागाहें हैं या गैर आबाद सहरा, नीम सहरा और पहाड़। ताहम मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल का मतलब यह है कि बहुत से कुदरती चश्मे सूख चुके हैं और बहुत से इलाकों में पानी की सतह इतनी तेज़ी से गिर रही है कि ट्यूबवेल भी आखिरकार नापैद हो जाएंगे। इससे एक बार फिर दरियाई सिंध रह जाएगा और इस मुबालगा आमेज़ दावे को रद्द करने के शोर में कि दरियाई सिंध को सैराब करने वाले ग्लेशियर्स 2035 तक गायब हो जाएंगे, ये भूल गया है कि वो बहराल पिघल रहे हैं। और अगर वो 1 या 2 सदी बाद गायब होते हैं तो पाकिस्तान पर इसके असरात उतने ही खौफनाक होंगे अगर इस दौरान पाकिस्तान के पानी के तहफ़्फ़ुज़ और मुअस्ससे इस्तेमाल को बुनियादी तौर पर बेहतर बनाने के लिए कोई संजीदा कार्रवाई नहीं की गई। अगर 2010 के सैलाब मानसून की बारिशों में इजाफे के तवील मुद्दती नमूने की निशानी है, तो दूसरी तरफ यह मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन सिर्फ मुमकिना तौर पर, क्योंकि ज़राअत के लिए उनका इस्तेमाल करने के लिए स्टोरेज और तकसीम के बुनियादी ढांचे को बहुत बेहतर बनाने और पहाड़ों में जंगलात की कटाई को रोकने और कटे हुए इलाकों को दोबारा लगाने के लिए बुनियाद परस्त इक़दामात की ज़रूरत है। बसूरत दीगर बारिश में इजाफे से 2010 जैसी मजीद तबाहियों का खतरा होगा, जिसमें पानी शुमाल में जंगलात से महरूम पहाड़ों से तेज़ी से नीचे आएगा और पहले वादियों और फिर मैदानी इलाकों को गर्क कर देगा। ताहम ये शामिल किया जाना चाहिए कि मौजूदा बुनियादी ढांचे का एक बिल्कुल ज़रूरी हिस्सा सैलाब के दौरान काम कर गया, दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरियाओं के साथ अजीम बहिराज। अगर यह टूट जाते तो पाकिस्तान के कई अजीम शहर डूब जाते और हलाकते की तादाद उन 1900 से कहीं ज़्यादा होती जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। दरियाई सिंध पर यह इन्हिसार पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती खतरे का सबसे बड़ा जरिया है। अगली सदी के दौरान माहौलियाती तब्दीली और पानी की शदीद कमी और ख़राब पानी के बुनियादी ढांचे और आबादी में तेज़ी से इजाफे का मुमकिना तवील मुद्दती इम्तिज़ाज़ पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म रियासत और मुआशरे के तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में तवील मुद्दती बैन-उल-अक़वामी इमदादी मंसूबों को सबसे बढ़कर जंगलात की दोबारा शज़कारी को फ़रोग़ देने और आबपाशी के निज़ाम की मरम्मत करने और इससे भी ज़्यादा अहम पानी के इस्तेमाल की काकदगी को बेहतर बनाने के ज़रिए इस जानलेवा खतरे को कम करने के लिए वक्फ़ किया जाना चाहिए। इंसान जमहूरियत के बगैर और यहाँ तक कि ज़्यादा सिक्योरिटी के बगैर सदियों तक जिंदा रह सकते हैं। वो पानी के बगैर 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बहरान की हद जो पहले ही हो रहा है, सिंध और बलूचिस्तान के अबवाब में बयान की जाएगी। जैसा कि पाकिस्तान की पानी की सूरत हाल पर वर्ल्ड बैंक की 2004 की बहुत तशवीशनाक रिपोर्ट के मुसन्निफीन में से 2 लिखते हैं, हक़ाइक़ वाज़ेह हैं। पाकिस्तान पहले ही दुनिया के सबसे ज़्यादा पानी के दबाव वाले ममालिक में से एक है, एक ऐसी सूरत हाल जो आबादी में ज़्यादा इजाफे की वजह से पानी की मुकम्मल कमी में तब्दील होने वाली है। कोई काबिल अमल मुदाखलत नहीं है जो पाकिस्तान को इससे ज़्यादा पानी जमा करने के काबिल बनाए जो वो अब इस्तेमाल करता है। इस्तेसाल करने के लिए कोई इजाफी आबी वसाइल नहीं है और ज़रई पानी के इस्तेमाल में कमी आनी चाहिए ताकि दरियाई सिंध के बिगड़ते हुए डेल्टा में मुनासिब बहाव को मुमकिन बनाया जा सके। दरियाई सिंध के वाहिद निज़ाम पर पाकिस्तान का इन्हिसार इसकी आबी मईशत को इंतहाई पुरखतर बनाता है। ज़मीनी पानी का अब बहुत से इलाकों में हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसका मेयार गिर रहा है। इस बात का बहुत कम सबूत है कि हुकूमत या वर्ल्ड बैंक समेत डोनर्स ने इस अजीम चैलेंज से निपटने के लिए अपनी सलाहियत और फंडिंग को दोबारा तरतीब दिया है। और यहाँ ताख़ीर मोहलिक है क्योंकि इस तरह के इक़दामात को तैयार करने में जितना ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़मीन के नीचे पानी की सतह उतनी ही गहरी होती जाएगी। वुडरो विल्सन सेंटर के 2009 के एक मुताले के मुताबिक जो मुख्तलिफ कामों की एक रेंज से अखज़ किया गया है, 2025 तक आबादी में इजाफे का मतलब है कि पाकिस्तान की सालाना पानी की तलब 338 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ जाएगी, जबकि जब तक बुनियाद परस्त कार्रवाई नहीं की जाती पाकिस्तान की पानी की दस्तयाबी मौजूदा सतह पर यानी 236 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास रहेगी। नतीजे में 100 बिलियन क्यूबिक मीटर की कमी दरियाए सिंध के मौजूदा बहाव का 2/3 होगी। और यह खौफनाक सूरत हाल माहौलियाती तब्दीली के मुमकिना असरात के शुरू होने से पहले ही आ चुकी होगी।
यह असरात 21वीं सदी के आखिर तक दबाव को तबाही में तब्दील कर सकते हैं। इस नुक्ते तक पहुंचने से बहुत पहले ताहम इम्कान है कि सिकुड़ते हुए दरियाई सिंध तक रसाई पर तनाज़ा पाकिस्तान के सूबों के दरमियान कशीदगी को इस सतह तक ले जाएगा जो मुल्क की बका के साथ मुताबिक नहीं रखेगी। अगर कोई यह सोचता है कि तवील मुद्दत में पाकिस्तान की हालत का बाकी दुनिया के लिए कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि अब से 100 साल बाद अगर यह इतनी देर तक जिंदा रहता है तो पाकिस्तान के पास अब भी एटमी हथियार होंगे और दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक होगी और दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक होगी और दुनिया के सबसे बड़े तारकीन वतन गिरोहों में से एक होगा, खास तौर पर बरतानिया में। इस्लामी बुनियाद परस्ती जो पहले ही सैकड़ों सालों से मौजूद है अब भी मौजूद होगी, अगरचे इसे अफगानिस्तान से मगरिब के इंजिला से काफ़ी हद तक कम कर दिया गया हो। इस सब का मतलब फिर भी यह होगा कि दुनिया के उन तमाम ममालिक में से जो माहौलियाती तब्दीली से शदीद खतरे में हैं, पाकिस्तान सबसे अहम ममालिक में से एक होगा। मजीद बरआं पाकिस्तान के साथ जो कुछ होता है इसका बकिया जुनूबी एशिया पर फैसला कुन असर पड़ेगा, जहां दुनिया की पूरी आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा रहता है और रहेगा। वो भारतीय जो पाकिस्तान के जवाल पर खुश होने की तरगीब पाएंगे, उन्हें इसलिए गौर करना चाहिए कि यह तकरीबन यकीनी तौर पर भारत को भी अपने साथ नीचे घसीट लेगा। वर्ल्ड बैंक के पास कीमती प्रोग्राम मौजूद हैं जिन पर बहुत कुछ बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान भारत के पड़ोसी इलाकों के मुकाबले में अपनी बारिश का बहुत कम हिस्सा जमा करता है और चीन की फी क्यूबिक मीटर बारिश की फसल का सिर्फ एक हिस्सा। इस काकदगी को बेहतर बनाने के लिए गहरी कोशिश की जरूरत है, जिसके लिए महंगे हाईटेक हल की जरूरत नहीं है बल्कि कुदाल के काम और बेहतर और ज्यादा जदीद इंतजाम का मुरकब चाहिए। तरक्याती इमदाद को पाकिस्तान के पानी के बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर मरकूज करने का इजाफी फ़ायदा यह है कि इस तरह की बेहतरी में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और यह कुदालों वाले आम मजदूरों के हुजूम से लेकर आला तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स तक मुलाजमतों की एक रेंज फराहम करता है। इसका मतलब यह है कि बैनुल अक़वामी इमदाद के फ़ायद फ़ौरन बहुत से आम लोगों तक पहुँचेंगे और उन्हें फ़ौरन नज़र आएंगे। इसके बरअक्स हालिया दहाइयों में ज़्यादातर अमेरिकी इमदाद, अगरचे मजमूई तौर पर मईशत के लिए अक्सर बहुत मुफीद रही है, आम लोगों को नजर नहीं आई और इसलिए अमेरिका के बारे में रवैयों के लिहाज से इसके कोई सियासी असरात नहीं हुए। पाकिस्तानी मईशत इसमें से किसी भी बात करने का कोई फ़ायदा न होता अगर पाकिस्तान दर हकीकत एक नाउम्मीद माशी और इंतज़ामी टोकरी का केस होता, जैसा कि इसे अक्सर बनाया जाता है। ताहम सूरत हाल यह नहीं है। पाकिस्तान ने कभी भी एशियन टाइगर्स की बुनियादी तौर पर कामयाब जदीद तरक्की में पैरवी नहीं की और ऐसा करने के कोई आसार नहीं दिखाता, लेकिन 1947 के बाद से ज़्यादातर वक्त इसकी तरक्की की शरह भारत से काफ़ी ज़्यादा रही है। 1970 की दहाई के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेशनलाइजेशन प्रोग्रामों की माशी तबाही न होती, जिसकी वजह से तरक्की में शदीद गिरावट आई, तो पाकिस्तान आज कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता और खुशहाल रियासत होता। 1990 की दहाई में माशी जमूद के एक और दौर के बाद, जिसे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की सज़ा के तौर पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदियों ने मजीद खराब कर दिया। 1999 से 2008 तक मुशर्रफ इंतज़ामिया के तहत माशी तरक्की 6.6 और 9% सालाना की शरह पर वापस आई, आलमी माशी कसा बाजारी के नतीजे में दोबारा गिरने से पहले। यकीनन पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग गरीब हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इस माशी तरक्की के नतीजे में इस्लामी खैरात और कामयाब सियासतदानों के रिश्तेदारों और पैरोकारों को रियासती सरपरस्ती की गर्दिश के साथ मिलकर पाकिस्तान में मुकम्मल गुर्बत का वो बड़ा इर्तिकाज़ नहीं है जो भारत के शहरों और देही इलाकों में पाया जाता है। दर हकीकत पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर गरीब और बेबस लोग अक्सर वही हैं जो भारत में हैं, यानी पुरानी अछूत जातों की औलाद जो भारत में अपने लिए कुछ न देखकर तकसीम के वक्त पाकिस्तान में रहे लेकिन अपनी रिवायती गुर्बत और पसमानदगी से कभी नहीं बच सके। ताहम पाकिस्तान में उनकी तादाद बहुत कम है। इस नुक्ता नज़र से भी, जैसा कि बहुत से दूसरे जावियों से, पाकिस्तान एक करून वस्ता की शक्ल रखता है। रियासत साफ पानी और अद्वियात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीम जैसी जदीद खिदमात फराहम करने में बहुत बुरी है, क्योंकि यह इतनी कमज़ोर है कि आबादी के बड़े हिस्से को टैक्स अदा करने पर मजबूर कर सके या अपने ही अहलकारों की तरफ से बदउनवानी को कंट्रोल कर सके। तालीम की कमी के नतीजे में जुज़वी तौर पर आम लोग भी ऐसी खिदमात का मुतालबा करने या तख्लीक करने के लिए खुद को मुंज़म करने में बहुत बुरे हैं। कुछ गिरोह निज़ाम से बिल्कुल बाहर हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ या सरपरस्ती या खैरात तक कोई रसाई नहीं है। दूसरी तरफ यह निज़ाम इस बात को यकीनी बनाता है कि आबादी की भारी अक्सरियत के पास कम अज़ कम खाने के लिए काफ़ी हो।